सो गाइज, एज इट इज अ मंथ बिगनिंग, तो हम लोग इस सेशन को दो तीन भागों में बांटेंगे। एक तरफ तो कहाँ कहीं जहां हम डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में बात करेंगे, उनके मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमीज के बारे में बात करेंगे, और गोइंग फॉरवर्ड क्या लगता है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ ये जो अनाउंसमेंट अभी 2 अप्रैल को हुई है यूएस प्रेसिडेंट के थ्रू रेसिप्रोकल टैरिफ की, उसके ऊपर एक विशेष चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी ये जो सब चीजें चल रही है ना, इन ईच एंड एवरी एसेट क्लास, ये पर्टिकुलरली इसी रिसेंट डेवलपमेंट की वजह से चल रही है। अभी हमने ग्लोबल मार्केट में इक्विटी मार्केट की बात करता हूँ, तो हमने एक सेल ऑफ देखा है पिछले एक हफ्ते के अंदर। 2 दिन के अंदर यूएस मार्केट्स काफी मैसिवली जो है हिट, पर्टिकुलरली। और इसका एक मुख्य कारण, जैसे मैंने बताया अभी, ट्रम्प साहब जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस करा 2 अप्रैल को, लिबरेशन डे वाले दिन। इसके साथ साथ जो मुख्य कारण रहा मार्केट में सेल ऑफ आने का, वो डिसअपॉइंटिंग डेटा फ्रॉम यूएसए भी रहा। पर्टिकुलर यूएसए का जो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का जो डेटा आया, वो बिलो एक्सपेक्टेशंस था। लेबर मार्केट से जो जॉब ओपनिंग्स का डेटा आया, वो भी बिलो एक्सपेक्टेशंस था। सो यूएस का पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, पीएमआई इंडेक्स, वो 50.2 पे आया, विच इज वीकेस्ट इन दिस ईयर। जो कि ये दर्शाता है कि वहां पे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, वहां पे स्लो डाउन है कहीं ना कहीं। सेकेंड डेटा जो आया, जिसने कंपाउंडिंग इफेक्ट बनाया, मार्केट को प्रेशराइज में लेके आया, वो ये यूएस की जो जॉब ओपनिंग्स है, वो गिर गई 7.6 मिलियन से, विच इज फार बिलो द एक्सपेक्टेशंस। सो ये एक लेबर मार्केट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये दोनों ही डेटा पर्टिकुलरली कंबाइंड फैक्टर्स बने along with the new tariff announcement, reciprocal tariff announcements by the US president। क्योंकि बाजार को कहीं ना कहीं ये टैरिफ अनाउंसमेंट से दो चीजों का डर निकल गया। पहला, कि इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया, कि इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद। दूसरा, रिसेशन आने के चांसेस लोगों के मन में ज्यादा हुए। और अगर हम यूएसए की मार्केट्स की बात करते हैं पर्टिकुलर, तो वो बियरिश ट्रेंड में, मतलब वो 3% दूर है कहीं ना कहीं मात्र। वो ऑलरेडी 17% डाउन हो चुके हैं अपने पीक से, यूएस के इंडेक्स, मेजर इंडेक्सेस की बात करते हैं। तो वो जब भी 20% से ज्यादा गिरावट आती है किसी इंडेक्स में पीक से, तो उसको बियर ट्रेंड कंसिडर करा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं मात्र मात्र 3%। इसके साथ साथ ईसीबी ने अनाउंसमेंट करे, ईसीबी यूरोप यूरोप से यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अनाउंसमेंट करा कि वो अपने जो उनका रिफाइनेंसिंग का रेट है, उसको कट करते हैं, करा, वो 2.65% का था। सो ये कुछ मेजर डेवलपमेंट्स थे, जिसकी वजह से मार्केट्स में पर्टिकुलरली हमने एक सेल ऑफ रिसेंटली देखा। अब डिटेल में मैं, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, डिटेल में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा अबाउट दी टैरिफ टैरिफ जो कि ट्रम्प साहब ने फैलाया। विश टू डी कोड इट। 2 अप्रैल को उन्होंने अनाउंसमेंट करा, यूएस प्रेसिडेंट ने, कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, विच इज एडिशनल टू दी बेसलाइन टैरिफ ऑफ 10%। और ये टैरिफ दोस्तों, ये जो 10% का जो बेसलाइन टैरिफ है, ये सारे नेशंस पे लगा जो भी अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में। 10% सब पे लगा। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, एडिशनल टैरिफ है, ये 90 नेशंस पे लगाया गया पर्टिकुलर। अब इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है?
ये जो 10% बेसलाइन टैरिफ है, ये 5 अप्रैल से इफेक्टिव हो चुका। और ये जो एडिशनल 27% का रेसिप्रोकल टैरिफ, 27% का दोस्तों लगाया है। 27% का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, जो कि अगर एशियन पीयर कंट्रीज से देखें अपनी, जैसे वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, कंबोडिया हो गया, इन सब के मुकाबले कम है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और ये इंप्लीमेंट होगा 9 अप्रैल ऑफ दिस मंथ। 9 तारीख को इस महीने से ये अप्रैल में इम्प्लीमेंट। So if we compare with within all these 90 nations, तो इंडिया को कहीं ना कहीं बीच में प्लेस करा गया 27%, क्योंकि मैक्सिमम जो लगाया गया है टैरिफ वो 49% तक का टैरिफ, रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूँ, विच इज ओवर एंड अबव टू 10%, वो 49% तक का लगाया गया। और जो जो एडिशनल टैरिफ कुछ कंट्रीज पे लगाया गया है वो 10% का लगाया है, और हिंदुस्तान पे 27% का लगाया। तो कहीं ना कहीं इन द मिडल दिस दिस सेट दी इंडिया। अब इसका इम्पैक्ट जो गोइंग फॉरवर्ड है वो होगा, डेफिनेटली होगा, मगर वो कम रहने की उम्मीद कुछ सेक्टर्स में होगा। अगर हम जीडीपी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो वो कम होगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, सबसे पहली बात। इट्स अ कंजम्पशन इकोनॉमी। और अमेरिका की तरह जितना हम कंज्यूम करते हैं उसको वो इंपोर्ट भी हमारा ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा डेफिसिट में रहे, ट्रेड डेफिसिट रहा है ओवरऑल। यूएसए की बात करते हैं तो 2024 में $46 बिलियन का ट्रेड रजिस्टर हुआ, विच इज अराउंड 1.2% ऑफ इंडियन जीडीपी। और टोटल एक्सपोर्ट का करीबन करीबन ये 18% शेयर। जितने भी रिसर्च फर्म्स हैं, चाहे वो मैक्वायरी हो या एचएसबीसी हो, उन्होंने यही अनाउंसमेंट करी है कि ये जो 27% प्लस 10% का जो टैरिफ लगा है, इससे जो जीडीपी का जो डिक्लाइन आने की उम्मीद है हिंदुस्तान में, वो 50 बिप्स से आने की, विद द रीसेंट टैरिफ अनाउंसमेंट्स। ऑन द अदर हैंड, मॉर्गन स्टैनले मॉर्गन स्टैनले ने ये अनाउंसमेंट करी है कि 30 से 60 बिप्स तक जो है वो डिक्लाइन होगा इंडिया का ग्रोथ रेट। 6.5% वो उम्मीद कर रहे थे कि 6.5% करंट फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.5% का इंडियन इकोनॉमी जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ रजिस्टर करेगी, तो 30 से 60 बिप्स इससे कम हो सकता है। तो करीबन करीबन 5.9 या फिर 6% तक की उम्मीद जताई जा रही। अब इस टैरिफ लगने से, क्योंकि ट्रंप एक बात पे टिके नहीं रहे अभी तक, जितना भी देखा गया है, यूएस प्रेसिडेंट कभी कोई स्टेटमेंट आती है, उसी के बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, तो उसके चलते पर्टिकुलरली एक इंडियन बिजनेसमैन को, इवन यूएस बिजनेसमैन को जो इंपोर्ट कर रहा है पर्टिकुलरली, या वहां के मैन्युफैक्चरर्स को भी बिजनेस में डिसीजन लेना बहुत टफ है। वन कैन नॉट वन कैन नॉट मेक द बिजनेस प्लान अकॉर्डिंग टू द करंट टैरिफ सिनेरियो, क्योंकि कल को दे में भी है पॉसिबिलिटी कि टैरिफ हट जाए, या फिर टैरिफ थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। और एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हिंदुस्तान पे 27% का एडिशनल टैरिफ लगा है, और बाकी नेशंस का जो एशियन पियर्स हैं, जैसे मैंने नाम लिया था, उन पे ज्यादा लगा है। तो एक डंपिंग का सबसे बड़ा कंसर्न आता है, स्पेशली फ्रॉम द नेशन लाइक चाइना, क्योंकि चाइना पे करीबन करीबन 34% का टैरिफ लगा। एक तो ये इम्पैक्ट। दूसरा, सिल्वर लाइनिंग क्या है इससे, पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी, जैसे मैंने कहा, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को या इंडियन गुड्स को कम टैरिफ लगा है विद एशियन पीयर्स। तो एशिया में जितने भी नेशंस हैं, उनमें सबसे कम हिट
हिंदुस्तान को हुआ। कंबोडिया जिसपे 49% का लगा है, वियतनाम 46% का लगा है, थाईलैंड 36% का लगा है, बांग्लादेश 37% का लगा है, इंडोनेशिया 32% का लगा है, चाइना जैसे मैंने बोला 34% का लगा है। और चाइना में 10% बेस टैरिफ नहीं था, 20% बेस टैरिफ था, तो चाइना में टोटल अगर देखें तो 54% का लगा। अब ये इंडिया आज जो एक्सपोर्ट करता है वो मेनली टेक्सटाइल करता है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स करता है, शूज करता है, कार्स करता है। तो इन सब में मैक्सिमम जो इंडिया के कॉम्पिटिटर निकल के आते हैं वो इन्हीं कंट्रीज से निकल के आते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो इंडिया का प्रोडक्ट आज भी एक्सपोर्ट यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में कॉम्पिटेटिव, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स पे 27% का टैक्स लगा, हालांकि दूसरों पे मिनिमम 32% से लेकर और 49% तक का टैक्स। एक तो ये पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव क्या है कि नाउ द ट्रेड नेगोशिएशंस विल स्टार्ट। बाकी नेशंस ने भी स्टार्ट करा, ऐसे ही इंडियन फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री भी डेफिनेटली विल स्टार्ट द नेगोशिएशन। अब ये जो 27% का लगा है, सो वन कैन एक्सपेक्ट कि शायद ये हाईएस्ट लेवल पे रहे। कल को कोई ट्रेड नेगोशिएशन से इंडिया या तो टैरिफ डाउन करता है उनके प्रोडक्ट्स पे, तो ये और कूल डाउन होने के चांसेस हायर है एज कंपेयर टू ये बढ़ते हैं 27%। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, नेगोशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी एक्सपेक्ट कि ये नेगोशिएशन में कम होने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान आज इंडिया जितना ऑयल कंज्यूम करता है उसका 80% ऑयल बाहर से मंगवाता है। जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू हुआ था तो रशिया से डिस्काउंटेड रेट्स पे ऑयल लिया गया, उससे पहले ओपेक से लिया जा रहा था। और अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले महीने भी एक बात बोली थी, अमेरिका में एक नारा गूंज रहा था आज से एक महीने पहले तक, ड्रिल बेबी ड्रिल एज मच एज यू कैन। मतलब तेल निकालो जितना निकाल सकते हो। सो देयर इज अ हाई चांस कि नेगोशिएशन में क्या रशिया से खरीदना क्या ओपेक से खरीदना, देयर इज अ हायर चांस कि नेगोशिएशन के चलते हमारी मिनिस्ट्री ये भी बोल सकती है कि हम ऑयल यूएसए से, या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स, क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट्स की तो जरूरत रहती है पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी को, तो वो क्या फ्रांस से और क्या रशिया से, वो यूएस से भी खरीद सकती है, विच विल बैलेंस द ट्रेड डेफिसिट ऑफ यूएस। सो इसके चांसेस बहुत हाई लगते हैं गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम सेक्टर वाइज बात करते हैं, सर्टन सेक्टर्स के ऊपर थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा कि भाई ये ट्रेड टैरिफ के चलते क्या सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आया है। तो सबसे पहले फार्मा, क्योंकि फार्मा पे एज सच कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं नजर आता, क्योंकि आज की डेट में फार्मा को नेसेसिटी कंसिडर करते हुए दवाइयों को यूएस प्रेसिडेंट ने उसको एग्जेम्प्ट रखा है। सो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इज लुकिंग ओके, वी आर न्यूट्रल टू दैट, क्योंकि आज नहीं लगाया इसका मतलब ये नहीं कि गोइंग फॉरवर्ड भी नहीं लगे। So we are neutral to the pharma sector, textile, electronics, auto component. डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हिट आएगा, मगर जैसे मैंने बोला कि इंडिया, ताइवान, चाइना, वियतनाम, इन कंट्रीज पे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज के रिलेटिवली हमारे प्रोडक्ट सस्ते, फिर भी रिलेटिवली सस्ते रहेंगे। आईटी सेक्टर, पे ऐसा कोई टैरिफ नहीं है, क्योंकि वहां पे ही मैक्सिमम आईटी कंपनीज ने वहां पे रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो कोई टैरिफ नहीं है। मगर ये जो टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई है इसके चलते वहां पे जो रिसेशन का फियर चला है उसके चलते आईटी पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आने की, क्योंकि जब वहां पे रिसेशन होगा, डिमांड नहीं होगी, तो आईटी की भी डिमांड स्लो डाउन आने की उम्मीद है।
हाँ, केमिकल सेक्टर डेफिनेटली सफर करेगा पर्टिकुलर। पेंट सेक्टर जितने भी है वो इट मे फ्लरिश गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि डोमेस्टिकली जितनी भी पेंट्स की कंपनी है उसके लिए पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल $63 तक टच कर गया। सो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलरली आज की डेट में जितना अनाउंसमेंट हुआ है वो लगता है। यूएसए में इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि जितनी भी इंपोर्ट कॉस्ट है वो वहां के जितने इंपोर्टर हैं उन्हें बियर करनी पड़ेगी, एंड दे विल डेफिनेटली पास ऑन इट टू दी कंज्यूमर्स। वहां पे लोगों ने एडवांस में कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, कार्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, जो इंपोर्टेड आइटम्स है वो सारी ऑलरेडी स्टॉक करके रख ली है, जिनकी रिक्वायरमेंट शायद आने वाले 6 महीने में रहेगी। वो आज ही परचेज करके रख ली। दे आर मैक्सिमम आइटम टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से या शूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गोइंग फॉरवर्ड ये वहां पे कॉस्ट जो है वहां उनको गोइंग फॉरवर्ड जो भी खरीदेगा वो इनकर करनी पड़ेगी, और जब कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी तो वहां पे इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ेगा बढ़ेगा। क्योंकि वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ओवरऑल। एक तो एक्साइज ड्यूटी वहां की, इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हो गई जो ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट करा, प्लस अगर वहां की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत आए है। वो इन रेटों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मीट आउट ही नहीं कर सकते। वहां का खुद का प्रोडक्ट महंगा है। सो इन्फ्लेशन वहां डेफिनेटली मूव अप करे गोइंग फॉरवर्ड आने वाले 2-3 महीने के अंदर। इन्फ्लेशन मूव अप करेगा, बिजनेसमैन जैसे मैंने बोला डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, तो जॉब क्रिएशंस नहीं होंगे। यूएसए में जॉब क्रिएशंस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं रिसेशन बढ़ेगा। और जब दोस्तों जीडीपी मूव डाउन करता है और इन्फ्लेशन मूव अप करता है तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। In this kind of scenario, it is very, very tough for the Federal Reserve Chairman to take a call whether to announce a rate cut or to go by a rate hike. देखो, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया यूएसए का एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो सही नहीं है। इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में बढ़ने की उम्मीद है। और फेड रिजर्व के दो मेजर एजेंडा हैं, यही दो, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड द सेकेंड वन इज टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। और दोनों में से कोई भी चीज सुधरती हुई नहीं नजर आ रही है, जिसके चलते इट इज वेरी टफ टू ईदर सपोर्ट द इकोनॉमी बाय कटिंग द रेट कट और टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन फॉर फेड गवर्नर। हमें ऐसा लगता है कि शायद दे विल वेट एंड वॉच दिस टाइम। दे विल वेट एंड वॉच दिस टाइम टिल ये ट्रेड नेगोशिएशंस ओवर नहीं हो जाती, जब तक कोई रेट कट के अनाउंसमेंट मेरे को नहीं लगती पर्टिकुलर।